पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट रीडिंग में हमको पढ़ना है कि अगर एक पॉइंट कहीं भी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, इसकी लंबाई है 2L, A पर -q आवेश है, B पर +q आवेश है और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर यानी निरक्ष पर r दूरी पर एक पॉइंट है कैपिटल P। इस बिंदु पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए P को पहले आप Q से मिला दें, +Q से यानी B पॉइंट से, इसको A पॉइंट से मिला दें। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PB या PA इसकी लंबाई होगी √r² + n²। इस +q आवेश के कारण अगर मान लें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो E1 की दिशा किधर होगी? चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे परे होता है, उसके विपरीत होता है। यानी धनावेश अगर दाहिनी ओर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर, तो E1 की डायरेक्शन होगी। मान ली ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब हम वेक्टर E1 को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। ये थीटा है तो संगत कोण के अनुसार ये कोण भी थीटा होगा। E1 से एक लंब यहां गिराया गया, एक लंब यहां गिराया गया। वेक्टर के वियोजन के सिद्धांत से आपको पता होगा कि अगर ये E1 है तो ये वाला घटक होगा E1 cos थीटा। ये पहले ही बताया गया, जैसे अगर कोई वेक्टर A है, इसको दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करना है तो इसके लिए इसके तल से, इसके कुछ से हम दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं। इसके हेड से, इसके सिरे से एक लंब यहां डालते हैं, एक लंब यहां डालते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस वेक्टर का दो घटक बनेगा, एक ये, इसको आप AX से शो करते हैं, एक ये, इसको आप AY से शो करते हैं। तो ये वाला घटक होता है A cos थीटा, यानी जिससे एंगल बनेगा वो घटक होगा A cos थीटा और दूसरा वाला लंबवत घटक होगा A sin थीटा। तो इसी अनुसार ये वेक्टर E1 है तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा और ये वाला घटक होगा E1 sin थीटा। ये E1 cos थीटा, ये E1 sin थीटा। इसी प्रकार से ये -q चार्ज है। -q चार्ज के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 है तो P2 की डायरेक्शन किधर होगी? चूंकि ये निगेटिव है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस माइनस चार्ज की ओर होगी, यानी इस ऋणावेश की ओर होगी। ऐसे इस तरह से। अब E2 को भी हम दो परस्पर लंबवत घटकों में डिवाइड करें। अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण के नियम से ये कोण भी थीटा होगा। इसको दो परस्पर लंबवत घटकों में डिवाइड करना है तो इससे एक लंब डालें इस क्षैतिज अक्ष पर, एक लंब डालेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। ये दो घटक आपको मिलेंगे, जिससे कोण बनता है वो वाला घटक होगा कॉस के फॉर्म में, और ये जो दूसरा घटक है ये घटक ये होगा साइन के फॉर्म में। तो E2 का इस दिशा में घटक होगा E2 cos थीटा और E2 का ऊर्ध्वाधर घटक होगा E2 sin थीटा। अब देखें E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब देखिए E1 व E2 की वैल्यू क्या होगी। परिमाण से E1 व E2 दोनों बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश चाहिए आवेश कहें, दोनों का परिमाण स्मॉल क्यू है। आवेश बटे दूरी का वर्ग, क्योंकि जो दूरी AP की है वही दूरी BP की है, तो दूरी का वर्ग करेंगे तो √r² धन L स्क्वायर का वर्ग होगा, तो क्या आएगा r² धन, यानी E1 व E2 दोनों का परिमाण समान होगा, केवल दिशाएं की अलग। तो इसलिए भी मैंने बताया कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मान लाकर रखें, जो E1 का मान वही E2 का मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² धन L स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस वही चीज लिखा जाएगा दोबारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² धन L स्क्वायर इंटू cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r² धन L स्क्वायर cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r² धन L स्क्वायर। cos इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी L बटे हो जाएगा √r² धन L स्क्वायर। L बटे आधार बटे कर्ण √r² धन L स्क्वायर। अंडर लगाएं या 1/2 पावर लगाएं, बात एक ही है। अब यहां देखिए, आपने इस पाठ में शुरू में पढ़ा है 2QL। 2QL को क्या कहते हैं? 2QL बराबर होता है T, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जहां पर 2QL है वहां लिख सकते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस L स्क्वायर पर 3/2 पावर। अब फिर देखें, चूंकि L R की तुलना में बहुत छोटा है, द्विध्रुव की परिभाषा यही है
कि जब दो परिमाण में बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी ये मिलीमीटर से भी छोटी कोटि का होता है, तो यल आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो यल स्क्वायर इतना छोटा होगा आर स्क्वायर की तुलना में कि वो जोड़ने योग्य नहीं होगा, अर्थात नगण्य होगा। मतलब एल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो जब हम एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर पर 3/2 पावर, आर स्क्वायर पर 3/2 पावर, तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा आर क्यूब। तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। ये आया बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा किधर होगी, दिशा आप देख सकते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल, इसके समांतर प्लस से माइनस इस दिशा में, यानी इक्वेटोरियल पर यानी निरक्ष पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डाइपोल के, इस द्विध्रुव के पैरेलल होगी, समांतर होगी और प्लस से माइनस की